आता हूँ अपने मूल विषय, वृद्ध लोगों की समस्याएँ और उनका निराकरण। बहुत ही मैं बराबर जब मैं मुझे अच्छी तरह से याद है कि रेल नगरा के अंदर 2003 के अंदर जब मैंने पहली क्लास ली थी, मुझे याद है जब बस स्टैंड पे कॉलेज चलती थी और मैंने पहली क्लास ली थी, शायद उस दिन भी मैंने अपना भाषण या अपना जो लेक्चर था, वो इसी लाइन से शुरू किया था कि हम गांधी तो नहीं बन सकते हैं, ठीक है ना? लेकिन गांधी बनने के कुछ उस दिशा में प्रयास तो कर सकते हैं। अगर आपने दिन के अंदर, एक दिन में किसी वृद्ध व्यक्ति को सड़क पार करवा दी, मैं कहता हूँ हमने बहुत बड़ा कार्य कर दिया। इतनी खुशी होगी उसके अंदर आत्मीयता की, हमको एक खुशी होगी कि हमको कुछ तो हम करें, कुछ कार्य हमको निश्चित करने चाहिए। और मैं मानता हूँ कि आनंदम एक उसी दिशा में एक बहुत बड़ा प्रयास होगा। आज समाज के अंदर वृद्धों की समस्या बहुत बड़ी समस्या है और भारत जैसे विकासशील देशों के अंदर तो ये समस्या बहुत ज्यादा हद तक बढ़ गई है, क्योंकि संयुक्त परिवार लगभग विलुप्त हो रहे हैं, एकाकी परिवारों का बोलबाला हो गया है। और मैंने अपनी आंखों से देखा है ऐसे वृद्धों को जो अपने मतलब जब उनके नौकरी चलती थी या जब उनका मतलब 7 साल से पहले जब वो नौकरी करते थे तो एक शहंशाह की तरह वो रहते थे, लेकिन जैसे वृद्धावस्था के अंदर गए और परिवार के द्वारा इतने प्रताड़ित किए जाने लग गए कि मतलब जीने का एक जो एक श्रद्धा होती है मन के अंदर, शायद वो श्रद्धा भी वो खो चुके हैं। अपनी आंखों से मैंने इस प्रकार के लोगों को देखा है। वृद्धाश्रम वृद्धाश्रम का निर्माण कोई, मैं नहीं मानता हूँ कि भारत जैसे देश में कभी हमारे पूर्वजों ने कभी सोचा होगा कि वृद्धाश्रम बनेंगे। गाँव में तो स्थिति फिर भी ठीक है, गाँव में वृद्धजनों का सम्मान काफ़ी हद तक किया जाता है, लेकिन शहरों के अंदर स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई है ना? तो मैं सबसे पहले मैं बात ये कहना चाहूँगा कि किस्मत वाले होते हैं वो लोग जिनके ऊपर बुजुर्गों का आशीर्वाद होता है। जिनके घर में बुजुर्ग है, बुजुर्ग हमारी राष्ट्रीय धरोहर है और अगर वो घर के अंदर हैं, तो हम किस्मत वाले हैं। लेकिन बड़ी विडंबना है कि किस्मत के तो हम धनी हैं कि बुजुर्ग घर में हैं, लेकिन वो बुजुर्ग किस कोने के अंदर हैं, वो कौन-सी कुर्सी के ऊपर बैठे हैं, क्या हमको पता है? ज़रा हम अपने घर के अंदर भी देखें, तो निश्चित रूप से हमको सोचने के लिए हम मजबूर होते हैं। आज हमारे समाज में हमारे बुजुर्ग भी अकेले रहने के लिए को विवश हैं। मतलब वो एक कहते हैं ना कि एक बहुत पहले एक भीड़ में अकेले, वो घर में तो हैं, लेकिन अपने आप को वो अकेले महसूस करते हैं। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार हम हैं, समाज है, भारतीय समाज है। निश्चित रूप से भारतीय समाज इसके लिए जिम्मेदार है। जो जिनकी मेहनत से आज हम पढ़े हैं, मतलब जब माँ-बाप जब बच्चों को स्कूल लेके जाते थे पहली क्लास के अंदर, मुझे अच्छी तरह से याद है कि जब एलकेजी, यूकेजी में स्कूल जाते हैं तो वो बच्चे मतलब पेरेंट्स होते हैं वो उँगली पकड़ के स्कूल लेके जाते हैं और जब उनकी उँगली पर पकड़ने का समय आता है, बुजुर्गों की उँगली पकड़ने का समय आता है, तब वो बच्चे पता नहीं कोई फॉरेन चल जाता है, कोई कहाँ चल जाता है और घर के अंदर वो अकेले रह जाते हैं। सबसे बड़ी बात आती है कि बुजुर्गों को और कुछ नहीं चाहिए। आप उनसे डेली घर में बात कर लीजिए बस। मैं कहता हूँ अगर आप उनसे बात कर ली आपने, ठीक है? उनको इतनी ज़्यादा आत्मीयता मिलेगी, इतनी ज़्यादा संतुष्टि मिलेगी, उनके सारे दुःख दूर हो जाएँगे। लेकिन बात करना तो दूर, हमारे भारतीय समाज के अंदर आजकल हम उनकी तरफ झाँकते तक नहीं हैं, देखते तक नहीं हैं। अगर वो कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो हम टाल देते हैं, अभी टाइम नहीं है, समय नहीं है। इस प्रकार की चीज़ें आती हैं। आखिर वृद्धों की क्या-क्या समस्याएँ हैं? बुजुर्गों की क्या-क्या समस्याएँ हैं? हम पहले समस्याओं की बात करते हैं, फिर उनके समाधान तो बहुत ही आसान तरीके से समाधान हो सकता है। मैंने एक ही बात बोली, अंत में भी इसी लाइन से अपनी बात समाप्त भी करूँगा कि अगर आपने उनसे बात कर ली, तो उनकी सब समस्या का समाधान है। उनको उनसे वो मतलब हमको कुछ उनको देना है, वो हमको बहुत कुछ दे चुके हैं। अब हमारा एक समय तो हमको उनको एकदम। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, तो बुजुर्गों को जो पालन-पोषण की जो इसकी योजनाएँ हैं, उनका बहुत अभाव है। मतलब कोई न तो सरकार के द्वारा इस प्रकार के कोई प्रयत्न किए जा रहे हैं कि बुजुर्गों का क्या पालन-पोषण हो, क्या नीतियाँ बने, इस प्रकार की कोई भारत में नीतियाँ नहीं बनाई गई है। केवल परिवार स्तर के ऊपर ही या सामाजिक स्तर पे अभाव है, तो ये एक बहुत बड़ी बात आती है। फिर है वृद्धों को आज उनके अनुभवजन्य ज्ञान को मतलब जो उनका ज्ञान था उनके अंदर, जिस आधार पे वो अपनी पूरी ज़िंदगी व्यतीत की है, उसको वो एक तरह से सम्मान नहीं किया जा रहा उस ज्ञान का। हम ये कहते हैं कि आप बैठ जाओ, आप क्या जानते हो? एक अंतर पीढ़ी संघर्ष उत्पन्न होने लग गया है।
दो पीढ़ियों के बीच में संघर्ष। हम ये जो आधुनिक जो समाज है, आधुनिक जो पीढ़ी है, जो युवा पीढ़ी है, वो ये मानते हैं कि इन्होंने तो अपना समय निकाल लिया, अब ये क्या जानते हैं। ऐसी बात नहीं है। वो आखिर हमारे गुरु रहे, मतलब हमारे पूर्वज रहे हैं, हमारे वृद्ध रहे हैं, वो हमसे ज्यादा जानते हैं। हमको उनके जो ज्ञान है उसको बराबर बांटना चाहिए। फिर आजकल ये जो आधुनिकता और उपभोक्तावाद और या क्या बोले हम इसको, एक तरह से जो नव नया नया समाज जो बना है, आईटी का जो सेक्टर बना है, इसके अंदर किसी के पास समय ही नहीं है। और इसने बुजुर्गों को हमसे काफी दूर कर दिया है। मोबाइल, इंटरनेट, यूट्यूब, उन पे हम ज्यादा समय दे रहे हैं। मुझे अच्छे तरह से याद है, अभी जितने भी हम प्रतिभागी इस वेबिनार के अंदर बैठे हैं, कितने लोग ऐसे होंगे जिन्होंने कल शाम को अपने दादा दादी या नाना नानी के पास बैठ करके आधा घंटा या 1 घंटा व्यतीत किया हो। मुश्किल से शायद उंगलियों में गिन सकते हैं, एक या दो कोई हो जाए तो बड़ी मुश्किल से हो सकता है। और अगर मैं ये पूछूं कि कितने लोगों ने कल यूट्यूब पे अपना टाइम दिया या व्हाट्सएप पे अपना टाइम दिया, तो ये संख्या बहुत बड़ी मात्रा के अंदर सामने आ सकती है। तो निश्चित रूप से हमको बुजुर्गों की ये जो एक समस्या है कि हम समय नहीं दे रहे हैं उनको समय हमको देना चाहिए। फिर है हाँ, बुजुर्ग जो हैं वो शारीरिक एवं मानसिक रूप से युवाओं पर निर्भर है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि 60 साल के बाद में बुजुर्ग हो गया कोई व्यक्ति। 60 साल तो एक सरकारी उम्र तय कर दी गई है कि 60 साल के बाद में सेवानिवृत्त हो गई है। जबकि बहुत सारे व्यक्ति 70 साल 80 साल, अच्छा, जो मेडिकल जो फैसिलिटी जो आई है उससे जीवन प्रत्याशाएं बढ़ गई है, उम्र बढ़ गई है। आज वर्तमान में लगभग 66-67 एक औसत आयु भारत जैसे विकासशील देश के अंदर भी हो गई है। तो ऐसे के अंदर यह है कि युवाओं पर वो निर्भर है और युवा उनको समय देवे, वो एक अभाव देखा गया है। साथ ही मृत्यु दर में कमी, क्योंकि चिकित्सा के हिसाब से मेडिकल फैसिलिटी बढ़ गई है। तो जो मृत्यु, पहले जो बुजुर्गों की जो मृत्यु दर थी उसमें अब कमी आई है, जीवन प्रत्याशाएं बढ़ी है। तो बुजुर्गों को ये भी एक बहुत बड़ा कारण रहा है। एक दूसरी बात है कि अगर महिला और पुरुष बुजुर्गों की हम बात करें, तो पुरुष बुजुर्ग तो फिर भी अपना एक तरह से टाइम पास कर लेगा या अपना समय व्यतीत कर लेगा, लेकिन जो महिला बुजुर्ग है उनकी स्थिति बहुत ज्यादा दयनीय हो जाती है। और वो भी अगर विधवा महिला बुजुर्ग है, उनकी स्थिति बहुत ज्यादा दयनीय हो जाती है। तो हमें उनकी तरफ ध्यान देने का बहुत बड़ा जरूरत है समाज को, कि उनकी तरफ ध्यान देवे, उनको समय देवे और उनकी पीड़ाओं को समझे और उनके लाभ को हम लेवे। तो भारत, और ये स्थिति गाँव में और ज्यादा खराब है। शहरों के बजाय, मैं पहले शहरों की बात कर रहा था, गाँवों की अगर बात करता हूँ, क्योंकि गाँवों में जो विधवा महिलाएं हैं उनकी स्थिति बहुत ही दयनीय है। मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ कि जैसे आप वृंदावन जाइए कभी, और वृंदावन जाकर के आप वहाँ पे 3-4 घंटे एक जगह खड़े हो जाइए। 2-3 मंदिर है वहाँ पे आप जाइए। और वहाँ पे क्या होता है कि बड़ी अच्छी गाड़ियों के अंदर व्यक्ति आते हैं, पेरेंट्स, मतलब बच्चे अपने पेरेंट्स को लेकर, इकलौती माँ जो विधवा माँ है उसको लेकर के वृंदावन में आते हैं, और घर पे ये कह के चलते हैं कि माँ चलो आपको वृंदावन के दर्शन करा के लाते हैं। और जब जाते हैं तो वो माँ को बोलते हैं कि माँ तुम अंदर लेके भी जाते हैं, और वापस वो अकेले बाहर आते हैं। 4-5 घंटे बाद में वो माँ बाहर आती है और पूछती है मेरे बच्चे कहाँ गए, मेरे बच्चे कहाँ गए। तो वहाँ पे जो आश्रम है, आश्रम के लोग वहाँ पे पता है कि इस प्रकार की डेली यहाँ पे घटना आती है। तो आश्रम के जो लोग हैं वो बूढ़ी अम्मा को बोलते हैं कि अब कोई बच्चे यहाँ पे नहीं आने वाले हैं, आप आश्रम में चलें, अब आप यही आपका घर बन करके रह गया है। तो बिना बताए वृंदावन जैसी जगह में विधवा महिलाओं को छोड़ा जाता है। तो आप सोच सकते हैं कि हमारा भारतीय समाज के मूल्य किस दिशा में जा रहे हैं। हम मूल्यों की जो गिरावट देश के अंदर आई है, कभी सोचा नहीं होगा। मैं बराबर एक उदाहरण देता हूँ कि महात्मा गांधी या जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, या दयानंद सरस्वती को ले लो, विवेकानंद जी को ले लो, ईश्वर चंद्र विद्यासागर को, जो भी विधवाओं में बहुत काम किया विद्यासागर जी ने, अगर आज वो जीवित हो जाए तो वो ये तो निश्चित रूप से सोचेंगे कि ऐसे सपनों के भारत की तो मैंने कभी कल्पना नहीं की थी। मेरा सपनों का भारत कभी ऐसा नहीं हो सकता, जिस जिस जो मूल्य आज हम वर्तमान में प्रेषित कर रहे हैं। साथ ही विकासशील देशों में वृद्धों की समस्याओं पर गंभीरता से सोचने की आवश्यकता है। विकसित देशों में तो फिर भी काफी बड़े बड़े, मतलब वृद्धाश्रम वगैरह बहुत अच्छे, क्योंकि पैसा की कोई कमी नहीं है, वहाँ कोई दिक्कत नहीं होती इतनी, और जनसंख्या भी वहाँ की कम होती है। लेकिन भारत जैसे विकासशील देशों के अंदर, और मैं कहता हूँ कि भारत बल्कि तीसरी दुनिया, जिसको हम तीसरी दुनिया बोलते हैं, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, या और भी छोटे देश हैं जो काफी हमसे ज्यादा पिछड़े, वहां पर इन वृद्धों की स्थिति बहुत ही दयनीय है।
अंदर भी हमको मतलब काफी एक सोचने की आवश्यकता है। साथ ही हाँ, बुजुर्गों में एक जो समस्या है, जो बहुत ही गंभीर समस्या है, वो अकेलापन। एक अकेलापन जो उनके अंदर है, उस अकेलेपन को दूर करना की जरूरत है। अकेलापन बहुत भारी होता है। एक रॉबर्ट बेल करके एक सोशियोलॉजिस्ट हुए हैं, उन्होंने किताब लिखी है लोनली क्राउड, यानी भीड़ में अकेला व्यक्ति, भीड़ में भी अकेला, मतलब भीड़ में अकेला कैसे, हम एक कमरे के अंदर बंद करें, हमसे सब जगह पे बोलना बंद कर दे तो कैसा हमको लगेगा। तो वो एक आवाज होता था, अकेलेपन को हमको उनका दूर करना चाहिए। साथ ही घर व समाज में जो अनादर होता है, आज स्थिति ये आ गई कि घरों के अंदर अनादर हो रहा है। जो व्यक्ति जिस संयुक्त परिवार के अंदर गोल्ड रहा, वो व्यक्ति पूरी आर्थिक क्रिया उसके हाथ में रही, वो व्यक्ति उसका आज अनादर हो रहा है। क्योंकि एक ये कटु सत्य है, भले परिवार का मुखिया बुजुर्ग हो, 90 साल का बुजुर्ग हो, लेकिन व्यवहारिक स्तर के ऊपर परिवार की बागडोर उसी के हाथ में रहती है जो आर्थिक उपार्जन करता है, जिसके हाथ में आर्थिक गतिविधियां है, जो पैसा कमा रहा है, वही व्यक्ति परिवार को संचालित करता है। बुजुर्ग हमारे लेकिन स्टेज के अंदर चले जाते हैं, उनको धकेल दिया जाता है, उनसे राय तक नहीं ली जाती है, और बड़ी बुरी स्थिति होती है जब पोते पोतियों की सगाई के या शादी के जब समय आता है, तब उन बुजुर्गों से पूछा तक नहीं जाता है। और इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण आप देख सकते हैं, बहुत अच्छी पिक्चर बनी है बागबान, अमिताभ बच्चन और हेमा मालिनी की एक बहुत अच्छी पिक्चर है बागवान पिक्चर। आप उस बागवान पिक्चर को देखिए, बागवान पिक्चर के अंदर ये सब बताया गया है कि बुजुर्गों की स्थिति क्या होती है। यहाँ तक कि उस बागवान में जो बताया गया है, मेरे मिलने वालों के घर के अंदर मैंने देखा है कि पति और पत्नी को बेटों ने बांट लिया। माँ 4 महीने इसके यहाँ रहेगी, 4 महीने उस बेटे के यहाँ रहेगी, पिताजी 4 महीने उस बेटे के यहाँ रहेंगे, और 4 महीने इस बेटे के यहाँ रहेंगे। मतलब 4 बेटे हैं, चारों बेटे ने 6-6 महीने माँ बाप को बांट लिया है। ठीक है ना, कम से कम माँ बाप को तो धरती बांटी सागर बांटा, मत बांटो इंसान को। दुनिया हमने बांट दी है, इंसान को तो नहीं बांटे, माँ बाप को तो कम से कम हम नहीं बांटे। ऐसा कार्य हमको करना चाहिए कम से कम। और साथ ही हाँ, एक अन्यों पर जो आश्रितता है बुजुर्गों की, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। आश्रित है, बेटा मेरा मोबाइल रिचार्ज करा देना, बेटा मेरा लाठी टूट गई, मेरी लाठी ले आना, ठीक है ना, मेरी दवाइयां ले आना। जो व्यक्ति कभी खुद लाता था, खुद परिवार का पालन पोषण करता था, एक एक दिन आता है, एक टाइम आता है, उसके बाद में वो आश्रित हो जाता है और अपने बच्चों से वो ये उम्मीद करता है कि उसकी दवाई आए। फिर जब वो बोलता है कि मेरी दवाई टूट खत्म हो गई, तो घर के जो लोग हैं, चाहे वो बेटा हो, चाहे बहू हो, चाहे कोई भी हो, कोई भी हो, वो ये कहता अभी तो लाके दी थी 10 दिन पहले, आपको इतनी जल्दी कैसे खत्म कर दिया आपने। मतलब इस प्रकार के ये जो चीजें होती है, ये भी हमारे मतलब वृद्धों के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। साथ ही वृद्धों की समस्याओं के जो प्रमुख कारण क्या है, आखिर ये ऐसा क्यों हुआ है, बहुत ही संक्षिप्त के अंदर बस अब 5-7 5 1 मिनट में और कहना चाहता हूँ। अरविंद जी मुझे निश्चित रूप से इसकी आज्ञा देंगे। नहीं सर, बिल्कुल सर, आप बोलिए सर। मैं मानता हूँ हमें बिल्कुल सर बहुत नया ज्ञान प्राप्त हो रहा है, हमारा हृदय आह्लादित हो गया है सर, गदगद हो गया है सर। आप सर कंटिन्यू रखें सर, आनंद है सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने मुझे मौका दिया है, और अपनी जो मातृ संस्था होती है, उसमें आने में जो खुशी और जो आनंद की अनुभूति होती है, वो आनंद आज मुझे आनंदम दिवस के दिन महसूस हो रहा है कम से कम। वृद्धों की समस्याओं के प्रमुख कारण मैंने जो कुछ शॉर्ट में लिए हैं, सबसे बड़ा कारण मैं मानता हूँ संयुक्त परिवारों का विघटन। भारत में एक संयुक्त परिवार प्रथा हमारे यहाँ पे सदियों से चली आई, विद्यमान रही है, लेकिन अब संयुक्तता खत्म हो गई है। आज अगर किसी मुझे बड़ा ताज्जुब होता है, मैं एक सोशियोलॉजी का समाजशास्त्र का विद्यार्थी हूँ, और फील्ड में मैं काफी घूमा, राजस्थान के लगभग 200 विधानसभा क्षेत्र मेरे घूमे हुए हैं पूरे, काफी मैं गया हूँ। तो मुझे बड़ी एक हंसी आती है। एक बार मैंने एक लेडी मुझे बोलती है कि हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, कौन कौन है? कि मैं हूँ, मेरे हस्बैंड है और मेरी सास है, हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं। मैंने कहा कि तो आपने तो संयुक्त परिवार की परिभाषा ही बदल दी। संयुक्त परिवार तो वो होता था कि किसी जगह इरावती करने ने परिभाषा दी थी कि जहाँ पे तीन या चार पीढ़ियों के लोग एक साथ एक ही छत के नीचे रहते हो, न केवल एक छत के नीचे रहते हो, बल्कि एक ही रसोई में बना भोजन ग्रहण करते हो, सबसे बड़ी बात है। ठीक है ना, और सामूहिक संपत्ति जिनकी हो, वो संयुक्त परिवार होता था। तो उसमें तो बुजुर्गों की बहुत बड़ी इज्जत होती, क्योंकि उसमें एक ही बुजुर्ग नहीं होता था, बुजुर्गों की भी संख्या होती थी परिवार के अंदर। काका बाबा इस प्रकार से जब एक साथ में एक महफिल जमा करती थी, तो जरूरत बुजुर्गों को किसी की जरूरत नहीं पड़ती थी। तो संयुक्त परिवार का जो विघटन हो गया है, और जो एकाकी परिवार, जो वित्तीय परिवारों की तरफ हम जा रहे हैं, ये निश्चित रूप से बुजुर्गों की एक बहुत बड़ी समस्या का कारण बना है। और जिस हिसाब से
वर्तमान में भौतिकवादी संस्कृति का जो प्रचार प्रसार हुआ है, उसके अंदर अभौतिक जो जो संस्कृति है वो बहुत ही साइड में जा रही है। हम भौतिक सुखों को लाभ लेने की सोच रहे हैं। मोबाइल होना चाहिए, 70,000 का होना चाहिए, 80,000 का होना चाहिए, लैपटॉप होना चाहिए, आईपैड होना चाहिए, लेकिन दादा की और पिता की दवा घर में है या नहीं है, उनके पानी का जो कैंपर है उसमें पानी सही शुद्ध भरा गया है या नहीं भरा गया है, इसकी चिंता शायद हम नहीं कर रहे हैं। और ये संयुक्त परिवारों की, अच्छा, संयुक्त परिवार में एक बहुत बड़ी चीज होती है, आपने देखा होगा, आप कभी भी एकता कपूर के सीरियल देखते होंगे, ठीक है ना, जो सीरियल आते हैं टीवी पे, जो उनका देखना कि एक महिला जो होती है वो हेड होती है, बुजुर्ग महिला होगी, मातृ सत्तात्मक परिवार की बात कर रहा हूं मैं, वो बुजुर्ग महिला होगी, उसका कंट्रोल होता था पूरे परिवार के ऊपर। जैसे ही संयुक्त परिवार में वो जो नियंत्रण था वो कहीं खो गया है, सब व्यक्ति आजाद हो गए हैं, ठीक है। दूसरी बात आती है, भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि हो गई है, इतने ज्यादा भौतिकवादी हो गए हैं कि हम अच्छा, भारत में मध्यम वर्ग का बहुत बड़ा प्रादुर्भाव है, संख्या बहुत ज्यादा है, और मैं कहता हूँ कि मध्यम वर्ग जो है वो बहुत ही लालची वर्ग है एक तरह से। पड़ोसी के घर में अगर 52 इंची का टीवी आया है, मेरे घर में तो 65 इंची का आना चाहिए। एक कंपटीशन है इसके अंदर, लेकिन ये कंपटीशन जो है ना वो केवल भौतिक सुविधाओं के लिए है, अभौतिक सुविधाओं के लिए नहीं है। अगर पड़ोस से ज्यादा आध्यात्म में भी विश्वास करता है तो मैं भी उससे डबल आध्यात्म में विश्वास करूं, ये चीज कहीं पे भी देखी नहीं जा रही। तो भौतिक सुविधाओं में जो वृद्धि हुई है, ये भी बुजुर्गों की एक बहुत बड़ी समस्या का कारण बन गई है। साथ ही एक, जो मैंने पहले भी थोड़ा जिक्र किया था, मैं थोड़ा सा और पीढ़ी के बीच में जो कहते हैं फासला जो है, क्या बोलते हैं, इंटरजेनरेशन जो गैप है, दो पीढ़ियों के बीच में जो गेप आया है, ये बहुत बड़ा है। कि आप देखते होंगे ना कि छोटे बच्चे जो है, जो 10वीं के 8वीं 10वीं में पढ़ रहे हैं और उससे बिलो पढ़ रहे हैं, वो बड़े एकदम आसानी से दादा दादी को बोलते हैं कि आप क्या जानते हो, आपने कौन सी दुनिया देखी। यहाँ पे मतलब एक 6 साल का बच्चा, एक 8 साल का बच्चा, 10 साल का बच्चा, एक 80 साल के बुजुर्ग को यह कह रहा है कि आपने क्या देखा, जबकि वो उसकी उम्र देख लो आपकी। तो इंटर जनरेशन जो गैप है, और जो बोलने की जो, अच्छा, आजकल जो ये यूट्यूब वगैरह जो है, इससे बच्चे अच्छी चीजें तो सीख नहीं रहे, बुरी चीजें बहुत ज्यादा सीख रहे हैं, लैंग्वेज पे कंट्रोल नहीं रह रहा है, भाषा का नियंत्रण हम खो चुके हैं, और